हेलो एवरीवन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत बड़ा और लैंडमार्क केस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और उस केस का नाम है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस केस के बारे में आपने कई बार सुना होगा। जब भी माइनर की बात होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस केस का रेफरेंस हमेशा आता है। जब भी एक पॉइंट आता है वॉइड अब इनिशियो तो हर बुक में आप देखते हैं इस केस का नाम लिखा होता है, लेकिन इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। मुझसे कई बार स्टूडेंट्स ने यह रिक्वेस्ट की है कि सर इस केस स्टडी के ऊपर एक वीडियो प्लीज बनाइए, तो आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो को देखने के बाद इस केस से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अब वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखिए इस केस के फैक्ट्स क्या थे। तो मैं केस के फैक्ट्स की बात करूं, धर्मोदास घोष वॉज ए माइनर। एक माइनर था जो कि हावड़ा में रहता था। हावड़ा जो कलकत्ता के पास में है एंड वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट है। तो धर्मोदास घोष रेजिडेंट ऑफ हावड़ा जो कि एक माइनर था और उसकी गार्जियन थी उसकी मदर जगेंद्र नंदिनी। धर्मोदास घोष के पास अलग अलग तरह की मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज थी। माइनर के पास प्रॉपर्टी थी। नाउ तो माइनर जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता है, लॉ में इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी के बारे में भी आप इसमें देख सकते हो। ट्रांसफर प्रॉपर्टी में भी इससे रिलेटिंग प्रोविजंस हैं। तो देखिए पहला पॉइंट यहां पे आया कि धर्मोदास घोष जो कि एक माइनर था, उसके बिहाफ पे उसकी गार्जियन थी जगेंद्र नंदिनी। He was resident of Havra and owner of various movable and immovable properties. उसके पास अलग अलग तरह की मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज थी और उन्हीं प्रॉपर्टीज पर उसे लोन रिक्वायर्ड था। तो लोन किससे लिया उसने? धर्मोदास घोष ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया। मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया जाता है, राइट। सो धर्मोदास घोष ने लोन लिया और लोन किससे लिया? देखो लोन लिया एक मनी लेंडर से जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। नाम पे दोबारा मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, नाम था ब्रह्मदत्त और ब्रह्मदत्त का एजेंट था केदारनाथ। तो ब्रह्मदत्त का एजेंट कौन था? केदारनाथ। तो यहां प्रिंसिपल एंड एजेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वाला प्रिंसिपल यहां अप्लाई हो गया, राइट। लोन ले लिया और अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया। लोन का टोटल अमाउंट था 20,000। उस जमाने में मोर देन 100 ईयर्स पुराना ये केस है। 100 साल से भी ज्यादा इस केस को हो चुके हैं। 1895 के आसपास का ये केस है। तो तब तो बहुत वैल्यू हुआ करती थी 20,000 की। 8,000 रुपीज एडवांस पेमेंट मिल गया था। किसको? 8,000 रुपीज का एडवांस पेमेंट मिल गया था धर्मोदास घोष को और रिमेनिंग अमाउंट 12,000 अभी मिलना था। प्रॉपर्टी उसने अपनी मॉर्गेज कर दी थी, 8,000 रुपीज का एडवांस ले लिया था। इसके बाद देखो इस केस में आता है ट्विस्ट। इस केस में ट्विस्ट ये आता है कि धर्मोदास घोष की जो गार्जियन होती है वो एक नोटिस देती है। किसको? केदारनाथ को। यहां केदारनाथ कौन है? केदारनाथ मनी लेंडर का एजेंट है। धर्मोदास यहां वो है जिसने लोन लिया था यानी कि डेटर, जिसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया था। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर है ब्रह्मदत्त। मोहरी बीवी अभी पिक्चर में नहीं आई है, वो अभी थोड़ी देर में आएंगी। नाउ केदारनाथ कौन था? ब्रह्मदत्त का एजेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको इस केस के जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हों। नाउ अब अमाउंट लेने के बाद 8,000 रुपीज लेने के बाद प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के बाद धर्मदास घोष की जो मदर थी उन्होंने एक नोटिस दिया। किसको? केदारनाथ को। केदारनाथ जो कि अटॉर्नी था और एक नोटिस देकर यह कहा कि धर्मोदास घोष तो माइनर है और इसलिए उन्होंने कहा कि माइनर के साथ आप किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यह उनकी मदर ने बोल दिया, लीगल नोटिस दिया। उसके बाद देखिए केदारनाथ ने क्या किया। केदारनाथ ने मीनवाइल धर्मोदास घोष से एक पेपर पे साइन करवा लिए
और पेपर पे साइन करवा के उस पे ये लिखवा लिया कि 8,000 रुपीज मैंने ले लिया है, 12,000 रुपीज मैं बाद में लूंगा जब मैं मेजोरिटी अटेन कर लूंगा, और मेजोरिटी अटेन करने के बाद मैं इनका जितना भी लोन का अमाउंट है उसका रीपेमेंट कर दूंगा। माइनर से उन्होंने इस बात की एक डिक्लेरेशन ले ली कि वो माइनर बड़ा होकर पैसे की रीपेमेंट कर देगा और जब उसकी एज 18 हो जाएगी। नाउ अब इस बात की डिक्लेरेशन भी ले ली, लेकिन अब कहानी में एक और ट्विस्ट आया। डिक्लेरेशन लेने के बाद भी धर्मोदास की जो गार्जियन थी उन्होंने धर्मोदास के नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू धर्मोदास घोष के बिहाफ पे सबसे पहले ये केस फाइल हुआ था। ये केस मोहरी बीवी ने फाइल नहीं किया था, ये केस धर्मोदास घोष के नेक्स्ट फ्रेंड ने फाइल किया था। और केस फाइल करके कोर्ट में ये रिक्वेस्ट करी कि ये जो मोर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट है ये पूरी तरीके से वॉइड है, क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। तो माइनर ने जितने भी कमिटमेंट किए थे कि प्रॉपर्टी में अपनी मोर्गेज कर रहा हूं, मैंने आपसे लोन लिया है, मैं लोन के अमाउंट का रीपेमेंट कर दूंगा, उन सब बातों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब क्वेश्चन ये था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाए या वॉइडेबल माना जाए, क्योंकि जो मनी लेंडर था ब्रह्मदत्त, जिसके बिहाफ पे केदारनाथ ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर था, केदारनाथ की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था। कोर्ट में यह कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, और क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था इसलिए यहां सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होना चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने, कहा यहां पे सेक्शन 64 एंड 65 अप्लाई होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी दी जा चुकी है, जो पैसा दिया जा चुका है, वो पैसा वापस मनी लेंडर को मिलना चाहिए, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही होता है कि जो पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट से पहले थी वो पोजीशन सेम स्टैब्लिश की जाती है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और साथ ही साथ यह भी कहा गया मनी लेंडर के बिहाफ पे, यानी कि ब्रह्मदत्त के बिहाफ पे यह भी कहा गया कि धर्मोदास घोष ने अपनी एज को लेकर फेक कमिटमेंट किया था, या बोल सकते हैं कि झूठा कमिटमेंट किया था। धर्मोदास घोष ने यह कहा था कि मैं मेजर हूं, जबकि वो मेजर नहीं था। तो उसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115 एप्लीकेबल होना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल जो है वो धर्मोदास घोष के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर एक बार किसी इंसान ने बोल दिया कि वो मेजर है तो उसे बाद भी मेजर कंसीडर किया जाए। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे। ये आर्ग्यूमेंट थे किसकी तरफ से? ये आर्ग्यूमेंट थे मनी लेंडर की तरफ से, और ये आर्ग्यूमेंट देकर उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाने की कोशिश करी ताकि उनका पैसा वापस रिकवर हो जाए। लेकिन धर्मोदास घोष के बिहाफ पे ये डिमांड थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लोअर कोर्ट ने धर्मदास घोष के फेवर में वर्डिक्ट दिया, इसे वॉइड मान लिया। उसके बाद अपील हुई, कहां? कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील होने के बाद राइट, तो पहले केस कहां गया? देखो, पहले केस गया लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट ने धर्मोदास घोष वाले पॉइंट को बिल्कुल सही माना। उसके बाद अपील गई कलकत्ता हाई कोर्ट में, और उसके बाद फाइनल जो अपील गई वो गई प्रिवी काउंसिल में, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया में प्रिवी काउंसिल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, वहां अपील जाती थी। जब ये अपील गई प्रिवी काउंसिल में, तब तक ब्रह्मदत्त की डेथ हो चुकी थी, और ब्रह्मदत्त की डेथ होने के बाद यह केस लड़ा उनके बिहाफ पे उनकी वाइफ मोहरी बीवी ने। तो मोहरी बीवी बेसिकली ब्रह्मदत्त की वाइफ थी, जिन्होंने प्रिवी काउंसिल में अपील फाइल की थी। और इस केस में प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा? इस केस में प्रिवी काउंसिल ने यह कहा कि माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज void ab initio, that means void from the beginning। उसे void from the beginning मान लिया जाएगा, उसे voidable consider नहीं किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि माइनर के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल एप्लीकेबल नहीं होता, सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट।
तो माइनर के ऊपर एस्टोपल एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर माइनर ने कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी किया है कि वो मेजर है लेकिन रियल में वो मेजर नहीं है, तो भी ये माइनर के अगेंस्ट में ग्राउंड नहीं बन सकता। सो वॉइड अब इनिशियो का मतलब क्या हुआ? वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 और सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट है यहां, क्योंकि जब हम सेक्शन 10 और 11 की बात करते हैं तो जो एसेंशियल फीचर्स की बात करते हैं और जब माइनर की बात करते हैं तब इस केस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने ये कोशिश करी है कि मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ये समझा पाऊं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।